प्राचीन इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए। चलिए हम एक चीज़ यहाँ पर और बता देते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1942। 1942 की आप ये भी याद रखिए 1942 में कौन सी घटना हुई थी। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। कई चीज़ 3 चीज़ बता दी मैंने पहले ऑप्शन पे। फिर तीसरा ऑप्शन 1922। 1922 को असहयोग, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था क्योंकि 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था 1931 में। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। अगला प्रश्न, मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। आप बच्चे मोहनजोदड़ो जानते होंगे, पुस्तक में मोहनजोदड़ो लिखा है। मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए। ओके, वेरी गुड, मृतकों का टीला। ठीक, मोहनजोदड़ो का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। किस वैदिक देवता को पुरंदर के नाम से जाना जाता था? पुरंदर, इंद्र। इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है किलों को तोड़ने वाला। वैदिक काल के प्रमुख देवता भी इंद्र हैं। ठीक है, वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र हैं और इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, जिसका अर्थ है किलों को तोड़ने वाला। उपनिषद किस पर आधारित है? इतिहास, चिकित्सा, दर्शन, धर्म, दर्शन। ठीक है, उपनिषद जो हैं वो दर्शन पर आधारित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी वो हैं ऋषभदेव या ऋषभनाथ, जिन्हें आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, इन्हें ऋषभदेव भी कहा जाता है। ठीक है, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बुद्ध का अर्थ है जागा हुआ। बुद्ध का अर्थ है जागा हुआ। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। मेगस्थनीज ने किस राजा के दरबार में यात्रा की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक, तो मेगस्थनीज जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? चोल, कुषाण, गुप्त, मौर्य। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसमें विकास हुआ। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कन्नौज, कांचीपुरम। तो हर्षवर्धन की राजधानी याद रखिएगा कन्नौज थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ये भी प्रश्न अच्छा याद रखिएगा कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर, उनकी पहले थानेश्वर राजधानी थी। ठीक है, थानेश्वर से वो अपनी राजधानी कन्नौज ले गए थे। तो हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, थानेश्वर से वो कन्नौज ले गए थे। इब्ने बतूता किस देश से भारत आया था? तो इब्ने बतूता मोरक्को का रहने वाला था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। प्रश्न नंबर 12, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है?
सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसमें सबसे अधिक बार जिस नदी का उल्लेख किया गया वो है सरस्वती। सरस्वती को नदीतमा या नदियों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है और इसको सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। नदीतमा, सरस्वती को नदीतमा या नदियों में सबसे श्रेष्ठ सरस्वती को कहा गया है ऋग्वेद में और सबसे अधिक बार इसका उल्लेख है। आर्यों के बारे में कौन सा कथन गलत है? वे शहरी थे, वे ग्रामीण थे, वे घुमंतु थे, वे लोहे का उपयोग करते थे। बी सी डी तीनों सही है। ठीक है, आर्यों के बारे में वे शहरी थे ये गलत है, वे ग्रामीण थे, आर्य ग्रामीण थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरी थे। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वाराणसी, राजगिर, वैशाली। वेरी गुड, राजगिर। मगध की पहली राजधानी थी राजगिर। राजगिर वर्तमान राजगीर मगध की पहली राजधानी थी, इसे बिंबिसार ने बनाया था। राजगिर को बिंबिसार ने बनाया था। ठीक है, आज इसे राजगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मगध की पहली राजधानी राजगिर है, इसे बिंबिसार ने बनाया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? जल्दी से 4 ऑप्शन है आपके पास, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से बताइए। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था और झेलम नदी के पास पोरस के साथ उसका युद्ध हुआ था। झेलम नदी के पास पोरस के साथ उसका युद्ध हुआ था। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज, जो कि एक यूनानी राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनएमएस में तो बहुत बार पूछा गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अशोक ने शिलालेख किस लिपि में लिखे थे? वेरी गुड, ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि। किस शासक को कविराज की उपाधि मिली? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को एक कुशल कवि और संगीतकार होने के कारण कविराज की उपाधि दी गई। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। याद रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृहद्रथ, कुणाल, बिंदुसार, अशोक। तो अंतिम मौर्य शासक था वृहद्रथ। वृहद्रथ की हत्या की थी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, वृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट थे, उनकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। किस राजवंश ने अमरकोश की रचना की? गुप्त वंश ने अमरकोश की रचना की। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक नवरत्न थे अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश की रचना की। अमरकोश की रचना की है अमर सिंह ने, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे, उनके नवरत्नों में से। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज मौर्य शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज तो ह्वेनसांग जो आया था वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। वाह, एक नया प्रश्न सीखने को मिला। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। अगला प्रश्न, ऐहोल शिलालेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल शिलालेख, ठीक है। ऐहोल शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासन के थे, वंश के। किस राजवंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? एलोरा का कैलाश मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, ये राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनवाया था। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा कैलाश के मंदिर का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, भी याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मैं भी बता चुका हूं आपको, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। किस नदी को विपाशा कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। किस नदी को विपाशा कहा जाता है? झेलम, व्यास, चिनाब, रावी। व्यास को इसका प्राचीन नाम विपाशा है। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली? उपगुप्त से। ठीक है। पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन है? पंचतंत्र की कहानियों के लेखक विष्णु शर्मा। अच्छा, ये कहानी जो है जानवरों पर आधारित है, नैतिक कहानियों का संग्रह है। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? वाइस चांसलर कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शीलभद्र, जिसके तहत ह्वेनसांग ने अध्ययन किया। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी थी बादामी, जिसे वातापी भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बंदरगाह था? ये प्रश्न बहुत बार एमएस में आया है। लोथल। सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तांबा। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें विनय पिटक, सुत्ति पिटक और अधम्म पिटक शामिल हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। अशोक का धम्म क्या है? अशोक का धम्म एक नैतिक सिद्धांत है। मौर्य काल के दौरान प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ब्रोच। ये मौर्य काल का एक प्रमुख बंदरगाह था। इसे भृगुकच्छ भी कहते हैं। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन सा काल महाकाव्य काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से आप जान जाएंगे। पौराणिक काल को महाकाव्य काल कहते हैं। किस शासक को पितृहंता के नाम से जाना जाता है? पितृहंता मतलब उसने पिता की हत्या की थी। बिंबिसार को पितृहंता कहा जाता है। उसने अपने पिता अजातशत्रु को अपने पिता बिंबिसार की हत्या के कारण उसे पितृहंता कहा था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए उसे पितृहंता कहते हैं। महायान बौद्ध धर्म का संबंध किस शासक से था? कनिष्क, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीत हुई थी और उसी में हीनयान महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म बढ़ गया था। हड़प्पा सभ्यता में द ग्रेट बाथ, ठीक है, स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो में मिला है। जैन धर्म का सिद्धांत अनेकांतवाद किससे संबंधित है? ज्ञान की बहुलता। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान, अभी मैंने बताया, में विभाजन किस बौद्ध संगीत में हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क, कश्मीर। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगरीय वियोजन। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। किस वैदिक देवता को पशुपति के नाम से जाना जाता है? रुद्र को पशुपति के रूप में जाना जाता है। चाणक्य का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के साथ आपकी ये क्विज समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में।